देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर हम विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके अलावा चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, विषय से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए आपको सबसे पहले बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। आज का विषय है रबी फसलों के बीज की उपलब्धता और मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर DK यादव, जो कि सहायक महानिदेशक बीज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर VK दुबे, सलाहकार है NCUI नई दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो बातचीत की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही रबी फसलों की बीज की बात शुरू करते हैं। और डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि रबी फसल का जो समय है वो आ चुका है और किसान जो है, सबसे पहला सवाल जो उनके सामने होता है वो बीज को लेकर ही है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण आदान है। ऐसे में आपकी क्या खास सलाह रहेगी बीज के चुनाव को लेकर किसानों के लिए? जी, ये बहुत ही समय पे और सही समय पे एक सवाल है जो किसानों के लिए खेती में जो सबसे आवश्यक अवयव, जैसे आपने भी बताया, आदान जो है वो बीज ही होता है। आप कितना ही खेत की जुताई करिए, खाद डालिए, उसके विभिन्न ऑपरेशन हम करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, अगर आपका बीज सही नहीं है तो निश्चित रूप से किसान को बहुत भारी नुकसान होता है और सारे जो हमारे आदान हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो इसमें किसान भाइयों को हमेशा चाहिए कि वो बीज जो हमेशा उच्च गुणवत्ता का बीज ही प्रयोग करें। और उसके लिए ये नहीं है कि अभी आज मैंने पलेवा किया है या आज बरसात हुई है और आज मैं बीज ढूंढने लगूं। किसान को बहुत ही एडवांस में, जैसे सरसों की बिजाई ज़्यादातर अभी हो गई, समय वाली, लेट की बाकी है। गेहूं की जैसे अभी बिजाई करनी है, चने की बिजाई शुरू हो जाएगी, लेंटिल की, जो मसूर की भी हो जाएगी। तो उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपना बिजाई से लगभग 1 महीना पहले बीज की व्यवस्था करे। और उसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सी फसल किसान को लेनी है। आमतौर पर कई बार होता है कि कहीं जो उस क्षेत्र के लिए कोई फसल नहीं है और उसको किसान उगाते हैं, बड़े वृहत क्षेत्र में उगा लेते हैं, तो उससे कई बार किसान को नुकसान होता है। दूसरी बात आती है किस्म की। किस्म का, जैसे कि आजकल आप जो रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, KVKs के थ्रू और बहुत सी YouTube पे भी बहुत से कार्यक्रम आते हैं, तो आप किस्में वही लीजिए जो आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित हो। फसल कोई भी हो, आपके क्षेत्र से अनुमोदित किस्म हो, उस किस्म को लगाने से आपको अधिक पैदावार मिलती है। कई बार भ्रम में किसान किसी दूसरे क्षेत्र का, जैसे कोई साउथ की वैरायटी रिलीज की गई है, उसको लाके अपने क्षेत्र में, नॉर्थ में लगाता है, तो उसको निश्चित रूप से उसमें उतनी पैदावार नहीं मिलती जो उसको चाहिए। जो बीज की गुणवत्ता की बात है, जैसे कि हमने प्रयोगों के आधार पर यह पाया है कि अगर किसान अपना बीज बचाया हुआ यूज करता है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई भी बीज वो लगाता है और एक उच्च गुणवत्ता का बीज लगाता है, तो लगभग 15 से 20% जो किसान की पैदावार पे फर्क पड़ता है। अगर अच्छी गुणवत्ता का बीज है तो नॉर्मली 15 से 20% उसकी पैदावार बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर उस किसान ने नई किस्म, जो विकसित किस्म का प्रयोग किया है, उसकी गुणवत्ता बीज का प्रयोग किया है, तो उसका 35 से 40% किसान की पैदावार पर प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर जो यूनिट का वो प्रभाव पड़ता है। तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपका किस्म का चुनाव और जो उसका जो नई किस्म हो, बहुत पुरानी किस्म नहीं हो, इन बातों का किसान विशेष रूप से ध्यान रखें। बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण आदान है बीज, और आपकी फसल कैसी होगी इसका आधार ही बीज में छुपा हुआ है, इसलिए बीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो इस विषय पर विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है। गेहूं, जौ, आलू, सरसों, मसूर, चना, अलसी और मटर इस मौसम में बोई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलें हैं। इतने बड़े देश में किसानों को अच्छे बीज की आपूर्ति चुनौती भरा काम है। सरकार और सरकारी संस्थाएं
अपनी ओर से किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उन्नत बीज उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं। हमारे देश में रबी के दौरान 1,40,00,000 क्विंटल गेहूं, 1 लाख क्विंटल ज्वार, करीब 21 लाख क्विंटल काबुली चना, 1,10,000 क्विंटल उड़द, 60 लाख क्विंटल मूंग और 1,61,000 क्विंटल मसूर के अलावा 2.5 लाख क्विंटल सरसों के बीज की जरूरत होती है। पिछले साल के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में इन सभी फसलों की बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। ऐसे में किसानों को बस सही जगह से संपर्क करने की जरूरत है। इसके लिए सरकारी केंद्रों या फिर मान्यता प्राप्त बीज उत्पादकों से संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने किसान सुविधा ऐप भी बनाया है। इस पर जाकर आप अपने आसपास बीज डीलर से संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मोटे अनाजों की खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बातचीत करें। उससे पहले डॉक्टर दुबे आपसे समझना चाहेंगे इन मोटे अनाजों की अहमियत के बारे में। इन दिनों काफी जोर दिया जा रहा है मोटे अनाजों पर और 2023 में हम अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी मोटे अनाज का मनाने जा रहे हैं, जिसकी भारत ही अगुवाई कर रहा है। तो खासियत क्या है इन मोटे अनाजों की, बताएं। देखिए, जो 6 दशकों से हम केवल ज़्यादातर जब से ग्रीन रिवोल्यूशन आया है गेहूं और चावल पर निर्धारित हो गए और उसकी वजह से जो हमारे पुराने मोटे अनाज थे जिसमें मिलेट्स भी आते थे, बाजरा था, आपके मक्का थी, जौ था, फॉक्सटेल था, कॉमन मिलेट्स था, कोदो, सावा, काकुन, ये जो सारे मोटे अनाज थे जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी जिनके हम पोषक तत्व जिनके कहें बहुत हाई थे। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फॉलिक एसिड और बहुत सारी इनकी बीमारियों के लिए, इनको रोग दूर करने के लिए इनमें क्षमता थी। वो वहाँ से हम लोग हट के दूसरे ट्रेंड पे चले गए और बीमारियां भी आने लगी। दूसरी बात, हमारे पोषक तत्व पूरे नहीं हो रहे, मेनली बच्चों में पोषक तत्व पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से न केवल भारत ने 2018 में नेशनल मिलेट्स या मोटे अनाज भी कहें उसमें शामिल थे, तो उन पर किया और 2023 में पूरे विश्व ने ये जो है मिलेट्स का वर्ष घोषित किया है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो हमारा कुपोषण है। दूसरी बात यह है सबसे पहले कि अभी किसानों का उत्पादन की एक सीमा आ गई। अब उनका जो इनकम दूनी करनी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा है कि इनकम दूनी करनी है, तो वो कहाँ से हो पाएगी? तो हमें उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उनके प्रोसेसिंग की, यानी जो नए उत्पाद बनाते हैं। और वो आज की डेट में आप देखें तो विश्व में जो मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, उनके उत्पादों की इतनी डिमांड है कि अगर ऑर्गेनाइज तरीके से इनको किया जाए तो न केवल दूने कई गुना दाम किसानों को, हमारे किसान भाइयों को मिल सकते हैं, अगर वो जो है ये मोटे अनाज का सही तरीके से उत्पादन करें और उनका सही तरीके से बिक्री करें। दोनों अलग अलग चीजें हैं, उत्पादन और बिक्री, दोनों में उनको अगर सही तरीके से करते हैं तो उनकी कई गुना हो सकती है। जी बिल्कुल। तो विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो मोटे अनाज है वो किस रूप में हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं और साथ ही इसके मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण के जरिए किस तरह से आप अपनी आमदनी को काफी जो है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं।
जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के अनुसार व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। अशोक जी इस वक्त गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। अशोक जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी अशोक जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा मैं, ये गेहूं की वैरायटी 222 222 जी अशोक जी। अच्छा हाँ, डॉक्टर दुबे कुछ आप कहना चाह रहे हैं? अशोक जी, उपयुक्त है हमारे क्षेत्र के लिए, ये हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है मैम। DBW 222 है ये, और ये मेनली जो है इनकी 60 से 62 क्विंटल पर हेक्टेयर का भी उपज होती है। और ये जो है आपके जो सेंट्रल यूपी है, इसमें हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ का आता है। लेकिन एक और वैरायटी आपकी है जो करण नरेंद्र के रूप में है, और वो एक तो उसमें यह है कि पैदावार भी ज़्यादा होती है, वो आपके लिए सूट करेगी। करण नरेंद्र के रूप में ICR के ये है, और इसका उपज भी लगभग जो है 70-72 क्विंटल पर हेक्टेयर है। दूसरा बात, इसमें जो बीमारियां लगती हैं, जो करनाल वंट है या स्मट है या लीफ रॉट है या जो रॉट है, ये बीमारियां इसमें नहीं लगती हैं, ये आपके लिए सूट करेगी। और इसके बाद एक अवतार वैरायटी भी और बहुत अच्छी है, उसमें लगभग 80 से 82 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, वो भी आपके यहाँ अच्छी रहेगी। एक और वैरायटी है जो है DBW 47, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको मूल बहुत ज़्यादा मिलेगा, करीब 12 से 12.5 तक आपका प्रोटीन उसमें मिलता है, 12.5 तक। तो उसकी कॉस्ट भी अलग से आपको मिल सकती है। लेकिन आप सबसे पहले ये करें कि बीज वहां से लें। पहले तो वो सीड जो है आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए बावस्टीन से और इससे, और नहीं है तो घर में आप जो है बिल्कुल। तो अशोक जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये किस्म जो है वो आप अपने इलाके में लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्ते मैम, हमारे डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। मैम मेरा सवाल ये था कि मटर और चने की किस्म जाननी थी जो कम पानी, यानी लगभग 1 पानी में आ जाए फसल, क्योंकि पानी की जहाँ पे उपलब्धता है वहाँ पे हमें गेहूं बोना है, तो कोई ऐसी किस्म बताएं जिसमें मटर या चना बो सके और 1 पानी में हो जाए। बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर यादव, बताएं। चने की जो आपके जो मध्य क्षेत्र के लिए जो चने की 2-3 नई किस्में हैं, जैसे एक पूसा चना 2211 है, एक नंदियाल चना है, जवाहर ग्राम जो जबलपुर से एक 24 नंबर है, तो ये 2-3 किस्में हैं। उसके अलावा जो पूसा से कुछ और किस्में हैं, इन किस्मों का अगर आप प्रयोग करते हैं, इसी तरह से काबुली में अगर आप करते हैं चने की, तो काबुली में एक IPC के नंबर की वैरायटीज हैं जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो पल्सीज दलहन अनुसंधान संस्थान है, और उसी तरह से जो ग्वालियर से हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ से RVKG 121 है, RVKG 630 है और जवाहर चना 6 है। तो ये किस्में आप लेते हैं तो इनमें जो आपका सूखा रोधक क्षमता भी है और उनकी पैदावार भी, जैसे जो सूखे के उसमें भी 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार इन किस्मों में मिल जाती है। इसी तरह जो मटर की बात आप कर रहे हैं, तो मटर में भी जैसे
पंत पी 347 एक वैरायटी है, एक पंत नगर से ही है, पंत पी एक 250 है, कोटा की एक दो वैरायटी है, कोटा मटर एक करके, और जो हमारा दलहन अनुसंधान संस्थान है जो कानपुर का, वहाँ की भी किस्में हैं, और जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जो HPF करके सीरीज की किस्में हैं, जैसे कि HFP 1428 है, और कानपुर की कुछ में IPF के सीरीज से आती हैं, जैसे कि 16-13 आदि। तो इन किस्मों को अगर आप मध्य क्षेत्र में लगाते हैं तो उससे निश्चित रूप से आपको इनमें सूखारोधी क्षमता भी है और पैदावार भी इनकी अच्छी है। बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारी जो महत्वपूर्ण और जो नशील किस्में हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई है, मटर और चने के बारे में। तो इन्हें अपनाकर आपको जरूर लाभ होगा, ये ऐसी हमें उम्मीद है। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम रबी फसलों के बीजों की उपलब्धता और इसके साथ ही मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल आइए यहाँ पर लेते हैं। विजेंद्र जी इस वक्त विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी विजेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं गेहूं की उत्तम किस्म के बारे में जानना चाहता हूं। जी, डॉक्टर यादव क्या सुझाव देंगे? हाँ विजेंद्र जी, गेहूं की उत्तम किस्म आपके क्षेत्र के लिए, जैसे आपका मध्य भारत में क्षेत्र आता है, तो जैसे एक हमारी करण वंदना किस्म है जो हमारा गेहूं अनुसंधान संस्थान है करनाल में, DBW 187। उसके अलावा एक गुजरात व्हीट की वैरायटी है आपकी 513, और एक वहीं से जो इंदौर हमारा स्टेशन है वहाँ की एक HI 1636 वैरायटी है। ये 3 नई वैरायटी है। उसके अलावा उससे पहले HI 1544 किस्म है, एक गुजरात की ही GW 366 है, 322 है, 273 है। तो ये किस्में जो लगभग इनकी बीज की उपलब्धता भी आपके मध्य प्रदेश में रहेगी, और आप इन किस्मों को अगर लेते हैं तो एक तो इनमें जो हाई टेम्परेचर की पिछली बार जो समस्या रही, पकाव के समय जो तापमान अधिक था, तो उसकी भी इसमें समस्या नहीं आती है। और इनकी पैदावार भी, जैसे करण वंदना की पैदावार अगर हम अभी थोड़ा जल्दी लगाते हैं अक्टूबर में, तो उसकी पैदावार हाई फर्टिलिटी पे जो है वो लगभग 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आ जाती है। तो अगर आप इन किस्मों को लेते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए ये किस्में बहुत ही अच्छी हैं और अच्छी पैदावार देती हैं। बिल्कुल। तो विजेंद्र जी, आपको यहाँ पर गेहूं की अच्छी किस्मों के बारे में जानकारी मिल गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। विकेश शर्मा। जी कृपया जोर से बोले, आपकी आवाज में बहुत धीमी मिल रही है। विकेश शर्मा। जी विपिन जी, कहाँ से विकेश जी कहाँ से कॉल कर रहे हैं? राजस्थान, नागौर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अपने ये बाजरा होता है ना, इससे हम नए नए प्रोडक्ट मतलब कैसे बना सकते हैं? इसके लिए कोई नया मतलब प्लेटफॉर्म
इसके बारे में जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर दुबे देखिए विकेश शर्मा जी, बाजरा का बहुत बड़ा उपयोग है और इसमें फोलिक एसिड और विटामिन B6 पाया जाता है। और अगर इसका मेडिसिन वैल्यूज आप देख करके और जब आप इसकी मार्केटिंग करें तो मार्केटिंग के साथ आप जो प्रोडक्ट बनाएं उसके जो वैल्यूज लिखें। अब इसमें दो तरीके से विकेश जी हो सकता है कि एक तो अकेले कोई प्रोडक्ट बनाएं या आप ग्रुप की एक्टिविटीज करें। ग्रुप एक्टिविटीज में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी बाजरे, क्योंकि राजस्थान में बहुत अच्छा बाजरा होता है, ज़्यादा पैदावार होती है, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके उनके कोई भी नए प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। बाजरा के बिस्कुट बना सकते हैं, बाजरा के, और मेनली इसमें जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम होने के कारण इनके हड्डी में, जोड़ों में दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग इसको खाते हैं। तो आप इसका आटा बेच सकते हैं, इसके बिस्कुट बना के बेच सकते हैं, इसके दूसरे और भी अभी प्रोडक्ट आ गए हैं जिसके नमकीन के साथ भी मिला के इसको बेच सकते हैं। लेकिन अब यही है कि आप करना कैसे चाहते हैं, या तो आप ग्रुप एक्टिविटीज यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, या FPO बना के, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 FPO बनाने का वो किया हुआ है, उसमें सपोर्ट मिलता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव के लोगों को मिला के भी बन सकती है और कई स्टेटों को मिलके भी बन सकती है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड होगी। तो आप अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, आप इसमें एक पत्र डाल दीजिए आप क्या करना चाहते हैं, और आप बगैर ट्रेनिंग के, बगैर उसमें शुरुआत ना करें जानकारी के, क्योंकि उसके बाद यहाँ ट्रेनिंग भी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल गई है। साथ ही अगर आप प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं तो बेहतर होगा प्रशिक्षण भी जरूर ले लें। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। नवीन कुमार जी हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार नवीन जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैम डिस्ट्रिक्ट हरदोई का मैं रहने वाला हूँ जी। तो हमारे यहाँ पे सबसे गेहूं की कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी रहेगी? जी डॉक्टर यादव, क्या हरदोई के लिए भी इन्हीं हरदोई के लिए जैसे एक तो अभी जो मैंने करण वंदना बताई जो DBW 187 है, उसके अलावा दो नई किस्में हमारी पिछली साल ही जो हमारा गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल से आई, DBW 327 है, DBW 332 है। ये किस्में भी, इनकी पैदावार भी अगर हम थोड़ा जल्दी बोते हैं और इनमें अगर अधिक पैदावार लेनी है तो जो हमारे उर्वरकों की मात्रा लगभग 1.5 गुना करनी पड़ती है। तो जो आप वैसे नॉर्मल फसल में देते हैं उससे 1.5 गुना यूरिया और DAP जो भी आप देते हैं उसकी मात्रा करें, और इनकी पैदावार 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आती है। उसके अलावा जो IRI से भी कुछ किस्में हैं, जैसे कि HD एक 32-26 किस्म है, उस किस्म की भी पैदावार अच्छी आती है। एक HD CSW 18 किस्म है जो IRI की, तो वो किस्म भी अगर थोड़ा जल्दी लगाते हैं तो उसमें भी पैदावार काफ़ी अच्छी आती है, 60-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार आती है। तो ये प्रमुख किस्में हैं जो नई। उसके अलावा जो पहले की किस्में हैं आपके क्षेत्र में, तो उनमें जैसे HD 3298 एक हमारी IRI की है, और करनाल की DBW 296 किस्म है। तो ये किस्में पहले से DBW 303 एक किस्म और है, यह भी लगभग 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। तो इन सभी की बीज की उपलब्धता जो हमारे जो राज्यों के बीज निगम हैं उन पर भी उपलब्ध है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन पर भी उपलब्ध है, और आपके नज़दीक के KVK या कृषि विश्वविद्यालय से भी जो आपके क्षेत्र के पास पड़ता है, गाँव के पास पड़ता है, वहाँ से भी आप इनका बीज ले सकते हैं। बिल्कुल। तो नवीन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर यादव, जानना चाहेंगे कि जिन संस्थाओं का आपने नाम लिया है जहां से बीज अगर किसान लेना चाहते हैं तो क्या उनको वहां पे सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता है किसानों के पास? क्योंकि आदान जो है उसमें ही बहुत ज्यादा लागत किसानों की आ जाती है, तो बेहतर क्या होगा किसानों के लिए, कहाँ से वो बीज प्राप्त करें? बीज का जो आदानों के या सब्सिडी का जो बीज मिलता है वो आमतौर पर नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो हमारा सबसे बड़ा देश का वो है, जिसको कि 3 से 4, 3.5 से 4% जो टोटल बीज की उपलब्धता जो राष्ट्रीय बीज निगम कराता है। उसके अलावा 17 हमारे राज्यों के बीज निगम हैं। तो अगर उनसे भी किसान भाई बीज खरीदते हैं, जो विभिन्न जो सहकारी समितियां हैं जैसे कि अभी डॉक्टर दुबे साहब ने बताया, तो उनमें भी सब्सिडी का सिस्टम है। आमतौर पर कृषि विज्ञान केंद्र और जो हमारे राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी संस्थान हैं उनमें सब्सिडी का सिस्टम नहीं है, लेकिन उनमें बीज की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। वो किसानों के लिए जो नई किस्मों का बीज ये लोग पैदा करते हैं,
जितने भी संस्थान हैं, तो उनका अगर सब्सिडी भी नहीं मिलती है तो किसान भाई ज़्यादा सब्सिडी पर ध्यान नहीं दे, क्योंकि जो नई किस्म है, अगर उसमें आपका 3 या 4 क्विंटल का अगर पैदावार का गेहूं में फर्क आ जाता है तो निश्चित रूप से सब्सिडी उसके आगे बहुत अधिक कोई मायने नहीं रखती है। तो किसान भाई हमेशा उच्च गुणवत्ता की और जो नई किस्म, विकसित किस्म है, उसका बीज लेने की कोशिश करें। और जैसे कुछ फसलों में अभी प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ कंपनियां हैं जो बीज की उपलब्धता कराती हैं, तो उनमें भी जो अच्छी कंपनियां हैं उनसे किसान भाई निश्चित रूप से बीज ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसकी रसीद रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो अगर रसीद आपके पास होगा तो समस्या का निदान संभव हो पाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राधा रमन जी नालंदा बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधा रमन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी राधा रमन जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद रखिएगा, फोन लाइन के जरिए ही बातचीत करेंगे। अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर है ना, मेरा 1 एकड़ में धान था। अच्छा। और उसमें 2 लोकल दवा दिए हैं, लेकिन 90% तो अभी मधुआ कीट से धान बर्बाद हो गया। जी क्या दिए हैं? धान बर्बाद हो गया, किस वजह से? पूरा हो गया, बर्बाद हो गया, एक भी बाल नहीं है, सब सूख गया टोटल। तो कैसे हुआ? पता मधुआ कीट लग गया श्रीमान, और क्या करे। अच्छा, कोई कीट लग गया उसमें तो आपको 2 बार लोकल दुकान से दवा लगा दिए हैं तो अभी नहीं सुधरा। तो आप दवा का ही, जैसे अभी जो हम बात कर रहे थे, स्रोत की बात कर रहे थे, चाहे वो बीज का स्रोत हो चाहे वो दवा का स्रोत है, और दूसरा क्योंकि आज आपके चारों तरफ जो है इतने संस्थान हैं, इतनी जो एजेंसीज हैं जहां से आप सही सलाह ले सकते हो और सही समय पे। या तो उसमें रहा होगा कि थोड़ा आपने थोड़ी देरी से वो शुरू किया है, दवा भी नकली हो सकती है, तो आप इसमें निश्चित रूप से जो आपके पास कोई कृषि विश्वविद्यालय है या कोई केवीके है, उसको अगर आप दिखा के और उस दवा का भी वो करेंगे तो निश्चित रूप से उससे आपको फायदा होगा। और जैसे आप अभी बता रहे कि भाई नुकसान काफी हो गया है, तो उसकी भरपाई तो अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही कोई बीमारी या कीड़ा शुरू होता है तो आप तुरंत उसकी जो रोकथाम की कार्रवाई अगर शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उससे फायदा अधिक मिलता है। आपने कौन सी दवा डाली थी? आपने कौन सी दवा, कोई नाम है उसका क्या? कोई लोकल दवाई उनका कहना था, उन्होंने लगाई है। जी अच्छा। हाँ, इसमें किसानों को जानकारी ना होने के कारण ये यही बिल्कुल होता है। इसीलिए जानकारी बेहद जरूरी है। जागरूकता जितनी होगी उतनी ही आप समस्याओं से बचे रहेंगे। डॉक्टर दुबे, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाजों की आज हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे अनाज है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं, और खासतौर पे मोटे अनाज जो नाम इसका रखा गया, इसकी भी कोई खास वजह है? देखिए, हाँ, मोटे अनाज का ऐसा था कि पहले ज्यादातर लोग कम आवश्यकताएं होती थी और जो अपने होते थे वही अनाज, जो वो सारे मोटे अनाज में गिने जाते थे, जो लोग एक्चुअल में कहते थे ये गरीब लोगों का भोजन है, तो वो सारे मोटे अनाज में गिने जाते। लेकिन आज जो इंटरनेशनल ईयर जिन पे फोकस कर रहा है वो 6 मेनली मिलेट्स हैं। वो है कॉमन मिलेट्स है, फॉक्सटेल है, मडुआ है, और लिटिल मिलेट्स है, और हाँ वो रागी है जिसको हमें वो इटालियन मिलेट्स है। अच्छा। ये 6 पे कर रहे हैं, क्योंकि रागी में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम लगभग 300 मिलीग्राम 100 ग्राम में 344 मिलीग्राम, नहीं कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये बच्चों के लिए और जो कैल्शियम की कमी के लिए बहुत ज़्यादा ये एक तरीके के मेडिसिन है इसमें कैल्शियम। इसी तरह आप उसमें कॉमन फॉक्सटेल में जाएंगे तो फॉक्सटेल में आप समझ लीजिए कि जिनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम है या थोड़ा सा फीवर आके रह जाता है, तो ये एक्चुअल में इनको मेडिसिन की ग्रेड में रखा गया है, उसमें मेडिसिन में नर्वस सिस्टम में। अब और आप जो मडुआ की बात करेंगे तो मडुआ में जो भी आपके लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित बीमारियां, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। और आप लिटिल मिलेट्स की बात करेंगे तो उसमें जो आपके
आपके डकार आती है या एसिडिटी होती है उसके लिए, तो इसको मिला के सिंगल तो नहीं खाते, लेकिन इनको मिला के बहुत सारे पदार्थ जो बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, बहुत सारे इसका नूडल्स है, वूडल्स है ना, आपके ब्रेड है, जैसे आपके ज्वार का के आटे का है ब्रेड है, उसमें आप रागी दुबे माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इन उत्पादों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो बनाए जा सकते हैं इन मोटे अनाजों से। इस वक्त श्रवण कुमार जी हमारे साथ नवादा बिहार से जुड़े हुए हैं। श्रवण जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। तो पूछ रहे थे मैम, हम लोग बिहार में आलू की खेती करते हैं, तो कौन सा किस्म जो है सो बढ़िया किस्म है? जी डॉक्टर यादव, क्या सुझाव देना चाहेंगे आलू के बारे में? आलू की किस्में जो ज्यादातर किस्में जो हमारा आलू का शिमला संस्थान है, तो वहाँ की किस्में हैं आलू की, प्रचलित ज्यादा किस्में वहीं से हैं। तो उसमें कुछ जैसे चिप्स के लिए होती है, कुछ सब्जी के लिए होती है। चिप्स के लिए तो एक चिप्सोना वैरायटी है आलू की, जो हमारे शिमला संस्थान से। उसके अलावा श्वेता, बहार आलू की, उसमें सभी में कुफरी, श्वेता कुफरी, बहार आदि किस्में हैं जो कि आपके क्षेत्र के लिए ठीक रहेंगी। तो आप एक तो बीज की सुनिश्चितता करिए कि वे बीज की गुणवत्ता आप जिस भी स्रोत से लें तो वो बीज सही रहे और उसमें किसी तरह का बीमारी आदि का पहले से ही वो नहीं हो, क्योंकि उससे आपको काफ़ी फिर बाद में नुकसान होता है। तो आपके क्षेत्र के लिए जो और भी किस्में होंगी तो उनका थोड़ा देखने के बाद स्रोत जो आपका बीज का है वो सही होना चाहिए जी। ये किस्में आपके लिए ठीक रहेंगी। बिल्कुल। तो श्रवण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ यहाँ पहलू किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम रबी फसलों की बीज उपलब्धता और मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। राजन सिंह जी झांसी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजन सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। धान की फसल में कौन सा गेहूँ बोया है? लेट वेराइटी, 20 दिन बाद बोएंगे जी, अक्टूबर में, नवंबर में बोएगा, 15 नवंबर के बाद। तो 15 नवंबर के बाद जैसे धान में एक पूसा की वैरायटी है, HD 3298 है, अभी 2 साल पहले रिलीज हुई थी। एक करनाल के हमारे संस्थान की वैरायटी है DBW 173 है।
उसके अलावा एक पूसा की थोड़ी वैरायटी 7-8 साल पुरानी है, HD 3059। तो इन किस्मों को अगर आप लगाते हैं तो एक HD 3237 भी है जो पछेती बिजाई के लिए उपयुक्त हैं। तो इन किस्मों को आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो गेहूं की पैदावार अच्छी मिलेगी। इनके बीज की उपलब्धता की अगर बात करें तो इन सभी का बीज आमतौर पे आपके जो राज्य बीज निगम या सीड कॉरपोरेशन और इवन जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं आपके क्षेत्र की, वहाँ पे भी इसकी उपलब्धता काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी इन किस्मों को पैदा करती है। या पूसा संस्थान से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा जो गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल में है गेहूं और जौ का, वहाँ से आप बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। जी बिल्कुल राजन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दुबे, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि ये जो मोटे अनाज है ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं, ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण के दौरान कहीं इनके पोषक तत्वों का ह्रास तो नहीं हो जाता है, इस लिहाज से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये मेनली मिलेट्स को खाने से पहले आप कम से कम 24 घंटे थोड़ा सा उसको पानी में अगर भिगा देंगे तो उसकी पोषक तत्व की वैल्यू और बढ़ जाएगी, है ना। तो पानी में भिगाने के बाद उसके बाद सुखाने के बाद उनको खाना चाहिए, क्योंकि उसकी पोषक तत्व और बढ़ जाएंगे। लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा हम किसी को रोस्टेड कर देते हैं, जब ज़्यादा भून देते हैं, तब भी उनमें कई जो पोषक तत्व हैं वो जो है ज़्यादा जलाने के बाद, वैसे नहीं होते तो ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यही ध्यान रखना चाहिए कि इनको ज़्यादा एक तो पानी में पहले एक 24 घंटे या 48 घंटे रखने के बाद सुखाने के बाद उनको उपयोग करें तो उसकी पोषक तत्व वैल्यू बढ़ जाएगी। और उनको बहुत ज़्यादा जलाएं नहीं, रोस्टेड तो करें लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जलाएं नहीं, तो इससे जो है आपकी पोषक तत्व की वैल्यू बनी रहेगी। जी बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो किसान है जब बीज का इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले आपने हमें बताया था कि बीज शोधन करना बेहद जरूरी है। क्या महत्व है बीज शोधन की और किस तरह से इसे करना चाहिए? बीज शोधन में मुख्य तौर पर जैसे एक तो कुछ बीज जनित बीमारियां होती हैं, तो अगर बीज का शोधन करते हैं तो वो बीज के लेवल पे वो बीमारी की रोकथाम एक हो जाती है। दूसरा शोधन हम करते हैं कोई कीड़े जो शुरू की अवस्था में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए भी हम बीज का शोधन करते हैं। और तीसरा, हम कई बार जो हमारे जैविक जो ये पदार्थ खाद्य हैं जैसे कि राइजोबियम है या जोटोबैक्टर है और जितने भी अभी जैविक कुछ खाद्य आ रहे हैं जिसको हम बीज को शोधन करने के लिए यूज करते हैं, तो इसके लिए प्रमुख रूप से हम बीज का शोधन करते हैं। तो उससे नित्य रूप से जब हम बीज की जो करते हैं तो उससे एक तो उसकी जो जमवार की क्षमता है वो बढ़ती है। अगर बीमारी शुरू में ही बीज को लगी हुई है तो निश्चित रूप से उसकी जमवार पर भी फर्क पड़ता है और जो उसका जो बीज का ओज है और उसकी जो बढ़वार होगी फसल की वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें बीमारी कीड़ों का प्रकोप कम रहता है। और जो राइजोबियम जैसे हम आमतौर पर यूज करते हैं दलहनी फसलों में या जोटोबैक्टर जो हम सीरियल्स में खाद्यान्न फसलों में यूज करते हैं, तो उससे जो नत्रजन जो पौधों में फिक्सेशन की जो बनाने की मात्रा जो उनकी जड़ों में वो अधिक हो जाती है, तो निश्चित रूप से उससे फसल में किसानों को उसकी बढ़वार अच्छी होती है। और जो भी उसके दानों की क्वालिटी की बात करो या जैसे टिलरिंग की जो टहनियाँ आती है या जो टिलरिंग होती है पौधों में, वो निश्चित रूप से अच्छी रहती है। तो बीज शोधन का बीज के जमाव और बढ़वार इन तमाम बातों के लिए बेहद जरूरी है कि बीज का जो उपचार है वो जरूर किया जाए। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। कॉलर है हमारे साथ जिनका नाम है बाबू, ये हमारे साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी बताएं। हेलो, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। हेलो मैडम, मैं ये बोल रहा था कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी 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 मैडम, मैं ये बोल रहा था कि गेहूं कौन सी है यहाँ से? ठीक है। हाँ बाबू, गेहूं अभी मैं बताया था मध्य क्षेत्र का आपका, जैसे जो नई 2-3 किस्में हैं, जैसे एक जो पिछले साल ही ये जो हमारी करण वंदना है DBW 187, हालांकि ये कई साल पहले 3 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए पिछली साल इसको फिर अनुमोदित किया गया है। उसके अलावा गुजरात की एक GAW 513 किस्म है और एक आपके इंदौर की हमारी जो IRI का हमारा क्षेत्रीय केंद्र है उसकी कई किस्में हैं। HI 1636 जो नई किस्म है, उसके अलावा पुरानी किस्मों में HI 1531 है, HI 1500 है
और मध्य प्रदेश से ही कुछ किस्में आपकी MP जो 33-36 है, MP 32-88 है, ये किस्में मुख्य तौर पर है। और उसके अलावा अगर आप जैसे मध्य प्रदेश में कठिया गेहूं भी हम लगाते हैं, ड्यूरम जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी किस्में जो हमारी इंदौर स्टेशन की ही 3-4 किस्में हैं, जैसे HI 88-23 एक किस्म है, HI 87-59 है और HI 87-37 है। तो इन सभी किस्मों की जो पैदावार भी बहुत अच्छी है और जो आपके क्षेत्र के लिए ये अनुमोदित है, तो निश्चित रूप से इनकी बीज की उपलब्धता भी आपके जो मध्य प्रदेश का जो बीज निगम है वहाँ से, या जो राष्ट्रीय बीज निगम का है हमारे KVKG से, और हमारा इंदौर का जो स्टेशन है या आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं दोनों, वहाँ से कहीं से भी जो आपके क्षेत्र के पास पड़ते हैं वहाँ से इनकी का बीज की उपलब्धता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जान लिया आपने कि ये उन्नत किस्में कौन सी हैं और कहाँ से ये बीज आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दुबे हमें बताएं कि आपने हमें बताया था कि अगर खाद्य प्रसंस्करण मोटे अनाजों का करना चाहते हैं और इसे एक उद्यम का रूप देना चाहते हैं तो बेहतर है कि उससे पहले प्रशिक्षण हासिल कर लिया जाए। तो इसका प्रशिक्षण अगर कोई हासिल करना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारे जो स्किल ट्रेनिंग जो शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा, तो आप जब कंप्यूटर पे जाएंगे तो आप कौन सा चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसी जगह से, और आपको नज़दीक कौन सा सेंटर है। वैसे जो भारतीय राष्ट्रीय जो ICAR के जो KVK हैं उन पर भी बहुत ट्रेनिंग चल रही है, और अलग अलग कहीं बिस्कुट बनाने की है, कहीं उसके ब्रेड बनाने की है, कहीं भी बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग ICAR के जो KVK उन पे चलती है। यूनिवर्सिटी के जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं उसमें भी बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग नई जो है एक विषय रूप में आ रहा है, वहाँ भी आपको मिल सकती है। और भारत सरकार के और भी ट्रेनिंग सेंटर हैं जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर दे रहे हैं, उस पर भी आपको ट्रेनिंग ये मिल सकती है। आप कंप्यूटर पर जाकर के अपने नज़दीक का सेंटर और आप क्या बनाना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप पत्र द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, हमारा आप वेबसाइट खोलिए हमारे NCUI का, वहाँ से आप फिर संपर्क करिए और आपको यहाँ भी ट्रेनिंग हो सकती है कि आप बनाना क्या चाहते हो। तो हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, तो उसके लिए हम भी व्यवस्था के लिए प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक कॉलर का सवाल ले लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान जी इस वक्त हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमें ना अभी नरमे कॉटन की बिजाई कर रखी है, वो कॉटन काट के चना बोना है। जी जी। तो उपयुक्त टाइम क्या है जी चने बोने का, और कौन सी किस्म जो हमारे एरिया में रिकमेंड करते हो आप, उसके लिए बीज उपचार के लिए कौन सी दवा डालें और कौन सी खाद के मतलब बुआई के टाइम डालनी होगी डॉक्टर साहब? चने की तो जो अभी आपके क्षेत्र में तो कब तक कटेगा आपका नरमा? जी हनुमान जी, चने की बुआई कब तक करना चाहते हैं आप? लगता है हमारा तो संपर्क अभी जैसे अक्टूबर नवंबर के माह में अगर हम बिजाई करते हैं तो जैसे हरियाणा चना एक 7 नंबर किस्म अभी आई है, HU की कई किस्में जो HG सीरीज की किस्में हैं वो अच्छी पैदावार देती हैं। उसके अलावा एक पूसा संस्थान की पूसा चना 4005 किस्म है, और एक जो हमारा जो दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर का है उसकी IPCC 4-14, ये 3-4 नई किस्में हैं। तो इन किस्मों को आप जैसे अगर इनकी बीज की उपलब्धता HU हिसार से हो सकता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन से भी या हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से इन किस्मों का बीज आपको मिल जाएगा, और इनकी पैदावार जो है लगभग 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार इनकी नॉर्मली होती है। अगर आपकी जैसे फसल अच्छी होती है तो उसमें वो 30-32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार तक भी उसमें जा सकती है। जहाँ तक बीज उपचार की बात है तो जैसे आमतौर पर इसमें जो राइजोबियम का जो हम वो करते हैं ट्रीटमेंट, और अगर आपको कोई कीड़े शुरुआती अवस्था में कुछ नुकसान देते हैं तो उसमें कोई इंसेक्टिसाइड आप उसमें यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो राइजोबियम कल्चर आप निश्चित रूप से उसमें यूज करें ताकि उसमें फसल की पैदावार दलहनों की अच्छी होती है। और जो खाद आदि की जो मात्रा विशेष तौर पर जो आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित है हरियाणा के फतेहाबाद क्षेत्र की, तो वही आपके जो सिरसा का केंद्र है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का या KVKG भी वहाँ पे स्थापित है, वहाँ से या आपके फतेहाबाद के आसपास और भी कोई अगर केंद्र हो
केवीके आदि, तो वहाँ से आप जो उनसे पता करके और उसी मात्रा में आप अगर उर्वरक उसमें देते हैं तो निश्चित रूप से आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। जी डॉक्टर दुबे को जोड़ना चाह रहे हैं। किसान भाइयों को एक बात मैं ध्यान दिलाने की बात है, मैंने अक्सर ये देखा है किसान भाई जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं एग्रोसन जीएन से और उससे, और उसके पहले वो आपका राइजोबियम कल्चर से ट्रीट करते हैं, उसके बाद ये जो है आपका इससे दवाई केमिकल दवाई से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे केमिकल दवाई के जो रोग से बचाने के लिए। तो ये गलत है, पहले आप उससे ट्रीटमेंट कर दें केमिकल से कोई भी दवा से, उसके कुछ देर बाद करीब 10-12 घंटे बाद उसके बाद ये राइजोबियम कल्चर अक्सर मैंने किसानों को देखा है कि वो कर जाते हैं। ये थोड़ा सा किसान भाई हमारा ध्यान सही प्रक्रिया को अपनाना बेहद जरूरी है। प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर यादव माफ कीजिएगा यहाँ पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। शक्ति नारायण जी चित्तौड़गढ़ से हम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी शक्ति नारायण जी, आपसे गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी होगी, इससे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताएं। जी पूछे सवाल। जी सवाल ये है कि मैडम गेहूं की किस्म आती है ना, ये हमारे जो क्या ये फसल पकने के बाद गेहूं खिल जाते हैं, वो खिलते बहुत नुकसान बहुत आती है उम्मी पकने के बाद। क्या कह रहे हैं? जी किस फसल के बारे में आप पूछ रहे हैं? गेहूं के लिए जी। क्या हो जाते हैं? क्या? शक्ति नारायण जी पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए कृपया, बातचीत में रुकावट आती है। क्या समस्या आती है गेहूं में, एक बार फिर से दोहरा दें। जी बंद कर दी, आवाज बंद कर दी। जी जी क्या समस्या आती है? समस्या ये आती है फसल पकने के बाद गेहूं खिल जाते हैं, खिलते बहुत है मैडम। अच्छा ठीक है, तो उसमें तो शक्ति नारायण जी यही है कि आप बहुत मेरे विचार से पकने के बाद उसको खेत में ज़्यादा दिनों तक रखते हैं। फसल का भी एक पकने का और काटने का समय होता है, अगर कंबाइन हार्वेस्टर से करते हैं तो थोड़ा सा अधिक वो होता है, नहीं तो जैसे जो पीलापन आता है और जब हम देखते हैं जो दाने में मॉइस्चर है, जब हम दबाते हैं तो थोड़ा सा नरम होता है दाना, उस समय अगर हम कटाई करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें झड़ाव नहीं होगा। और अगर आप मान लो फसल को बिल्कुल छोड़ देंगे और पूरा तना तक उसका सूख जाएगा और वो हवा जब चलती है तो आवाज करता है, तो उस अवस्था में निश्चित रूप से उसमें दाने झड़ने की कटाई के वक्त समस्या आती है। तो आप फसल की कटाई थोड़ा उससे पहले करें कि जब आपका पूरा ऊपर से भूरापन आ गया गेहूं में और थोड़ा सा मॉइस्चर है, जब हम उसके कल्ले को तोड़ते हैं तो वो टूटता नहीं है आमतौर पर उस अवस्था में। और आप अगर इस अवस्था में काटेंगे, एक वजह से ही कल्ले को हम छेड़ते हैं वो कट से टूटता है, तो निश्चित रूप से उसमें बाली भी पूरी तरह से सूख जाती है। और जब जैसे ही हम हाथ से कटाई करते हैं या इवन कंबाइन से भी करते हैं तो वो उसमें दाना उछटता है और वो उसमें सेटरिंग उसको बोलते हैं हम, झड़ाव होता है खेत में। तो आप ध्यान रखें कि फसल को थोड़ा सही समय पे काटें, अधिक मत पकाएं। जी जी, तो कटाई के लिए भी उचित समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। शक्ति नारायण जी उम्मीद है कि आप इस सलाह पर जरूर अमल करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश कुमार जी सिरसा हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, बताएं। हमको ये बताएं, अच्छी उपज वाली कौन सी वैरायटी में बिजाई करें? जी, गेहूं की कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हैं? हाँ जी, कौन सी अच्छी वैरायटी उपज वाली? जी आइए जानते हैं। अभी अगर आपको अगले 2-4 दिन में लगानी है तो उसके लिए जो अभी मैं बताया DBW 303, DBW 187, DBW 327 और 332 जो ये नई किस्में हैं, तो इनको थोड़ा, जैसे हम आमतौर पर 15 नवंबर के बाद गेहूं शुरू करते हैं, तो अगर अभी लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये किस्में उपयुक्त रहेंगी। तीनों चारों इनकी बीज की उपलब्धता आपको आपके क्षेत्र में हो जाएगी। और इसमें अगर जल्दी लगाएंगे तो खाद की मात्रा जो आपके उर्वरक है उसकी थोड़ी बढ़ा के 1.5 गुना तक डाल लेंगे तो इसकी जो पैदावार है वो 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आती है। उसके अलावा आपको अगर सही समय पर ही लगाना है तो उसमें जैसे पूछा कि HD 32-26 किस्म है पूछा संस्थान की, और जो पुरानी किस्में HD 30-86 हमारी है, HD 29-67 किस्म है, तो इन किस्मों को भी आप लगा सकते हो। हिसार से एक RH 1270 एक किस्म अभी आई है, ठीक है, WH 1270, वो किस्म भी अच्छी पैदावार देती है। तो ये कुछ नई किस्में हैं, इनको आप लगाकर निश्चित रूप से अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, बहुत सारी उन्नत किस्मों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दुबे आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज को किसान अगर अपनाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ वो ले सकते हैं? देखिए, सरकार ने पहली बात तो ये कोशिश की है कि किस तरीके से इनके जो पैदावार होती है उसको खरीदा जाए उचित मूल्य पर। तो इसके बहुत सारे, जैसे बाजरा की है, रागी की है, इनकी MSP भी सरकार ने बढ़ा दी है मूल्य, और उसके आउटलेट भी बहुत सारे FPO को दिए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिए हैं, और कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी उन्होंने रजिस्टर्ड करके कर रहे हैं कि उस जो पैदावार हो वो उचित मूल्य पर खरीदी जाए। दूसरी बात, अगर FPO, कई FPO मिलेट्स पर आधारित जो प्रोडक्ट बनाते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए सरकार ने सब्सिडी यानी अनुदान देती है। वो जितना पैसा वो लगाते हैं FPO के मेंबर्स लोग, उतना ही लगभग सरकार इक्विटी दे देती है जो कभी वापस नहीं करना है। उसमें सरकार में FPO जो है 2-3 जगह रजिस्टर्ड हो सकता है। एक तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकता है, एक कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकता है। तो जब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है तो SFAC से पैसा मिलेगा, जब कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड होता है NCDC से उसको पैसा मिलेगा, मदद फाइनेंशियल मिलेगी, और नाबार्ड से दोनों को मदद मिलेगी। तो ये मुख्य रूप से ये जो है FPO अभी मिलेट्स में बहुत सारे रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मेनली साउथ में काफी काम हो रहा है, साउथ में काफी मिलेट्स में करीब 47 हो गए हैं। तो सरकार इस पे इसलिए फोकस कर रही है। और दूसरे जो RKBY योजना है उसमें भी है, और जो फूड सिक्योरिटी मिशन है उसमें भी योजना है, उसमें भी सब्सिडी सरकार दे रही है और पैसा इस तरीके से दे रही है। तो इसलिए इस पे फोकस दे रही, किसानों को अच्छा मूल्य मिले और उनकी आय इस जो हमारे मिलेट्स हैं या मोटे अनाज है उनसे बढ़े। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और होती है कि ये एडवर्स कंडीशन में जो एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है उसमें भी अच्छी पैदावार दे रहे हैं। इनमें जो फर्टिलाइजर है उस की कम मात्रा लगती है, तो जो नेट प्रॉफिट है यानी लाभ ज्यादा होता है। दूसरा, सरकार ये भी चाहती है
कि इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से अगर ये पैदावार होती है तो सरकार ने अभी जो है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कहा है कि उसको रजिस्ट्रेशन उसमें 2-3 उसको भी किया है, एंगेज किया है, जैसे इरमा को किया है और इफ्को को किया है कि ये जो है एग्रीकल्चर में बढ़ाने के लिए लाभ लिया जा सकता है। तो सरकार की तरफ से काफी जोर दिया जा रहा है और आप भी इसे अगर अपनाते हैं, इससे जुड़ते हैं तो आपको बेहद इससे फायदा हो सकता है। डॉक्टर यादव और डॉक्टर दुबे, आप दोनों ने बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार जी। तो आप लोगों ने विस्तार से जाना रबी फसलों की बीज उपलब्धता के बारे में, साथ ही मोटे अनाजों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बता दें कल के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है लंपी स्किन वायरस और इसके अलावा शूकर पालन। तो इन 2 विषयों पर चर्चा होगी लाइव कार्यक्रम के दौरान, तो आप अपने सवाल पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इनसे जुड़कर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल किया जा सकता है और आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।